हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग स्टडी करेंगे ईवीएस का जो हमारा पहला टॉपिक है यानी इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इस टॉपिक से प्रायः यह देखा गया है कि यूपी टेट, सी टेट और यूपी पीसीएस में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें जो भी यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि पारिस्थितिकी होता क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, उसके अंग क्या क्या हैं, परपोषी क्या होता है, स्वपोषी क्या होता है, 10% का जो नियम है हमारा, जिसे हम लोग लिंडेमान का नियम के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, और हमारा खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि इकोलॉजी, पारिस्थितिकी होता क्या है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पारि प्लस स्थिति यानी चारों ओर की स्थिति। पारिस्थितिकी होता क्या है, किसी भी जीव का उसके इन्वायरमेंट के साथ में जो भी रिलेशन होता है उसकी स्टडी को हम लोग इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी कहते हैं। सन 1865 में एच रीटर नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस इकोलॉजी वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया था, लेकिन उसके 4 साल बाद सन 1869 में इकोलॉजी को सर अर्नेस्ट हैकेल ने परिभाषित किया था। उन्होंने बताया कि किसी भी जीव का उसके इन्वायरमेंट के साथ में जो भी रिलेशन होता है उसकी स्टडी को, उसके अध्ययन को हम लोग पारिस्थितिकी बोलते हैं, और उस तंत्र को, उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। सन 1935 में सर एजी टांसले ने इकोसिस्टम की खोज की थी। उन्होंने इस इकोसिस्टम नामक टर्म को परिभाषित किया था। अब हम लोग जानेंगे कि इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, यानी इकोसिस्टम के अंग कौन कौन से होते हैं। तो इकोसिस्टम के मेनली 2 अंग होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट यानी जैविक अंग और अजैविक अंग। जैविक अंग में मुख्यतः उत्पादक आते हैं, यानी जो हमारी खाद्य श्रृंखला के सबसे पहली में कड़ी होती है, यानी हमारे हरे पेड़ पौधे। उसके बाद में उपभोक्ता आते हैं, यानी कि उसमें मनुष्य जो भी उत्पादक द्वारा उत्पन्न खाद्य वस्तुओं का उपभोग करता है उसे उपभोक्ता बोलते हैं। उसके बाद में उसमें आते हैं अपघटक। अपघटक क्या करते हैं, वे सड़े गले या फिर मृत जीवों को अपघट करते हैं, उनका अपघटन क्रिया में करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में यानी अजैविक कंपोनेंट्स में मेनली आते हैं कार्बनिक तत्व, या जैसे कि प्रोटीन हो गया, वसा हो गया। फिर आते हैं अकार्बनिक तत्व, जिसमें मुख्यतः जल आ गया, मृदा आ गया। तीसरा जो है इसमें आता है भौतिक, जो भौतिक में मुख्यतः प्रकाश आ गया और हवा आ गया। ये बायोटिक और एबायोटिक यानी जैविक और अजैविक, ये पारिस्थितिकी तंत्र के अंग थे। पूरी पृथ्वी को मुख्यतः 3 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में बांटा गया है। पहला है पार्थिव यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा है जलीय यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम, तीसरा है कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पार्थिव इकोसिस्टम की, यानी पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र की। पार्थिव का मतलब होता है ऐसा तंत्र जो कि मृदा पर पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल होता है। इसमें मुख्यतः जैसे कि वन इकोसिस्टम हमारा हो गया, घास इकोसिस्टम यानी ग्रास इकोसिस्टम, और मरुस्थल यानी डिजर्ट इकोसिस्टम। दूसरा हमारा है एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें मुख्यतः इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सागरीय जल और एक होता है ताज़ा जल। सागरीय जल का अर्थ है कि ऐसा इकोसिस्टम जो कि मेनली खारे पानी से निर्मित होता है।
जैसे कि इसमें आता है समुद्र हो गया यानी ओशियन हो गया, और ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी। दूसरा इसका प्रकार है ताज़ा जल इकोसिस्टम यानी फ्रेश वाटर एक्वाटिक इकोसिस्टम। इसमें मेनली आता है तालाब यानी पॉन्ड, झील यानी लेक, झरना यानी फॉल, और नदी इकोसिस्टम इसके मुख्य प्रकार हैं। तीसरा हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम है वो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या फिर कृत्रिम इकोसिस्टम, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें यह एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि मानव जनित है यानी ह्यूमन मेड है, इसको मानव बनाता है। जैसे कि हमारा हो गया खेत जो है एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है क्योंकि उसको मनुष्य पैदा करता है। एक्वेरियम जो है एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है क्योंकि वह एक आर्टिफिशियल मछलियों के लिए घर बनाया जाता है। तीसरा है स्पेस एयरक्राफ्ट, यानी जो स्पेस में जो एयरक्राफ्ट हमारे होते हैं वो भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण है। उसके बाद में हमारा आता है विशालतम इकोसिस्टम, यानी इस पूरी पृथ्वी का जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वो है समुद्र, और मैक्सिमम स्टेबल इकोसिस्टम है यानी सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र भी समुद्र है। समुद्र में हम लोग जानते हैं समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है, और उसमें मुख्यतः कौन सा नमक पाया जाता है, कौन सा लवण पाया जाता है, तो उसका उत्तर है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा हमारे समुद्रों में मैक्सिमम होती है। 75% के अप्रॉक्सीमेट NaCl पाया जाता है। उसके बाद में जो और साल्ट होते हैं मैग्नीशियम के साल्ट में और पोटेशियम के साल्ट MgCl2 KCl, ये सारे साल्ट भी पाए जाते हैं, किंतु मैक्सिमम कौन सा साल्ट पाया जाता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। उसके बाद में आता है पोषण स्तर। पोषण स्तर क्या होता है? न्यूट्रिशन लेवल, यानी कि भोजन, यानी कि हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें सभी जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और वे ही पोषण स्तरों का निर्माण करते हैं। यानी एक जीव को खाकर दूसरा जीव और उस जीव को खाकर तीसरा जीव, इस प्रकार जो सारे जीव हैं वे भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, और इन्हीं स्तरों को हम लोग बोलते हैं पोषण स्तर यानी न्यूट्रिशन लेवल। जो हमारा पोषण स्तर होता है वो चक्रीय दिशा होता है, यानी उसकी जो डायरेक्शन होती है वो मल्टी डायरेक्शनल होती है। लेकिन एनर्जी की यानी ऊर्जा की, जो हमारी ऊर्जा है वो एक दिशी मार्ग की है, यानी ऊर्जा जो है वो यूनि डायरेक्शनल होती है। एक जीव से दूसरे जीव में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो ऊर्जा हमेशा घटती रहती है, इसीलिए ऊर्जा को हम यूनि डायरेक्शनल माना गया है, ऊर्जा को एक दिशी माना गया है। इसके बाद में हमारा आता है इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो है सौर ऊर्जा, यानी कि वो सोलर, हमारा सोलर एनर्जी। किसी भी इकोसिस्टम का जो आधार है, किसी भी इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सौर ऊर्जा है, यानी सोलर एनर्जी। उसके बाद में आते हैं जैविक घटक। जैविक घटक जो होते हैं यानी बायोटिक, जो हमारे कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम के, उनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषी, यानी ऐसे कंपोनेंट जो कि अपने भोजन के लिए आत्मनिर्भर होते हैं, जैसे कि इसमें मुख्यतः उत्पादक आते हैं यानी हरे पेड़ पौधे। दूसरा आता है परपोषी, यानी कि ऐसे जीव जंतु या ऐसे कंपोनेंट या ऐसे जो लिविंग थिंग्स होती हैं जो कि अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर होते हैं, उन्हें बोलते हैं परपोषी, यानी अपना वे पोषण किसी अन्य के सहारे प्राप्त करते हैं। अब हम लोग इसमें बात करेंगे परपोषी की। परपोषी में सबसे पहले आता है उपभोक्ता, यानी उपभोक्ता जो है वो उत्पादक द्वारा उत्पन्न भोज्य पदार्थों का मुख्य भोग करता है। उसके बाद में उपभोक्ता भी हमारे जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं, इनका हम आगे उल्लेख करेंगे। फिर इसमें जो हमारी दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है मृतोपजीवी, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। इसमें मेनली आता है जैसे कि फंगस हो गया, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है मृतोपजीवी, यानी ये जो जीव होते हैं ये मरे हुए जो जीवों पर आधारित होते हैं, मतलब इनका जो पोषण है वो हमेशा
मरे हुए, सड़े गले ऐसे जीवों पर ये उत्पन्न होते हैं और ये उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण है फंगस यानी कवक। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो कवक है वो ऐसी जगह पर ही उत्पन्न होता है। तीसरी इसमें कैटेगरी है सहभोजी। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, सहभोजी, सह माने होता है साथ, भोजी माने होता है भोजन करने वाला। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि दो व्यक्ति एक साथ भोजन कर रहे हैं, उसमें से एक को लाभ हो रहा है और दूसरे को ना लाभ हो रहा है और ना हानि हो रही है, क्योंकि वो उसे भोजन करवा रहा है। इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। सहभोजी एक ऐसा संबंध है जो कि दो जीवों के बीच का एक ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को ना लाभ होता है और ना हानि होती है। इसका उदाहरण है जैसे कि समुद्री इकोसिस्टम में शार्क मछली जो होती है उसके चारों तरफ छोटी छोटी कई कैमूरा मछलियाँ होती हैं जो कि उसके चारों तरफ उसके साथ साथ तैरती रहती हैं। जैसे कि शार्क किसी भी जीव को मारती है, वे उसके छोटे छोटे टुकड़ों को खाकर अपना जीवन यापन करती हैं। तो इसमें जो हमारी शार्क है उसको उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, ना हानि हो रही है, किंतु जो छोटी छोटी मछलियां हैं उनको उससे लाभ हो रहा है। तो यह जो संबंध है इसे हम लोग कहेंगे सहभोजी। चौथी कैटेगरी है सहजीवी। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, साथ जीवन जीने वाला। इसका उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन एक ऐसा तंत्र है जिसमें कवक और शैवाल यानी फंगस और एल्गी एक साथ रहते हैं। इसमें दोनों को एक दूसरे के द्वारा लाभ होता है, दोनों को एक दूसरे के साथ रहने में ही फायदा होता है। पांचवी हमारी मुख्य कैटेगरी है परजीवी यानी पैरासाइट। इसमें क्या होता है, इसमें यह एक ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होती है। इसका उदाहरण है जैसे कि अमरबेल। अमरबेल जो है एक ऐसी लता है जो कि प्रायः बबूल पर, बेर पर एक लता की तरह चिपकी होती है और अमरबेल जो है उससे अपना पोषण प्राप्त करती रहती है। इससे होता क्या है, वो जो पौधा है जिस पर अमरबेल में लिपटी हुई है वह जल्द ही सूख जाता है, यानी उसको हानि होती है किंतु अमरबेल को इससे लाभ होता है। इस संबंध को हम लोग बोलते हैं परजीविता। छठी कैटेगरी है इसमें स्कैवेंजर्स, यानी एक ऐसे जीव जो कि मेनली मरे हुए जीवों को खाते हैं, जैसे कि गिद्ध हो गया, चील हो गई, बाज हो गया, ये स्कैवेंजर्स हैं हमारे। उसके बाद में आता है कि उपभोक्ता को हम लोग पढ़ेंगे। उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता में 4 कैटेगरी आती हैं। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वे शाकाहारी होते हैं, वे शाकाहार में ग्रहण करते हैं, वे उत्पादकों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, यानी उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे। तो इसमें मुख्यतः शाकाहारी में जीव आते हैं। द्वितीयक जो उपभोक्ता होते हैं वे मांसाहारी होते हैं, वे प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। और जो हमारे में तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वे सर्वाहारी होते हैं, वे प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों को खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद में आते हैं अपघटक स्कैवेंजर्स, जो आप लोगों को पहले ही पढ़ाया जा चुका है। इनको हम सफाई कर्मी भी कहते हैं। इनमें मुख्यतः कवक और जीवाणु आते हैं। ये मुख्यतः मरे हुए और सड़े गले जीवों पर उत्पन्न होते हैं, ये उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद में हमारे कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हमें हमेशा ये याद रखने हैं। जैसे कि चींटी, हमारी जो चींटी होती है वह अपघटक के रूप में भी कार्य करती है और वो प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में भी कार्य करती है, क्योंकि जो चींटी होती है वो अक्सर मरे हुए सड़ी गली जगहों पर भी उत्पन्न होती है और प्राथमिक उपभोक्ता भी होती है, यानी यह कई जगह शाकाहारी भी होती है, शाकाहार भी ग्रहण करती है। लोमड़ी अथवा मानव, ये दो जो हैं ये सर्वाहारी की कैटेगरी में आते हैं, यानी ये शाकाहारी मांसाहारी ये सभी जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद में आती है उत्पादकता, यानी उत्पादकता का अर्थ है कि
सर्वाधिक उत्पादक यानी उत्पादकता कहाँ से उत्पन्न होती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक उत्पादकता होती है। यानी ये लोग यहाँ पर सर्वाधिक परपोषी पाए जाते हैं और यहाँ पे स्वपोषी भी पाए जाते हैं। इनमें सर्वाधिक उत्पादकता होती है। ये उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। इनमें प्रायः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है या अत्यधिक घने होते हैं। इनमें जो सूर्य की रोशनी स्थल तक नहीं पहुंच पाती है, ये हमेशा हरे भरे बने रहते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इनको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए जाना जाता है। सर्वाधिक उत्पादकता इनमें पाई जाती है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। यानी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा यानी एनर्जी का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, यानी पोषण स्तर के बारे में हम लोग जानेंगे और ऊर्जा का जो प्रवाह होता है यानी एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य होता है। जैव मंडली पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का संचरण जो होता है, उनका चक्रण होता है, उसे हम लोग बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। यानी हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जो अन्य दो तत्व होते हैं उनका एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि कार्बन का, नाइट्रोजन का, सोडियम, पोटेशियम, तो इनका एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। तो इनके चक्रों को हम लोग बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। उसके बाद में आता है पोषण स्तर। पोषण स्तर का अर्थ है भोजन या फिर ऊर्जा का स्थानांतरण होना। एक जीव से दूसरे जीव में भोजन अथवा ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है वो पोषण स्तर के आधार पे होता है। हमने बताया कि प्राथमिक पोषण स्तर जो होता है वह उत्पादक का होता है। उत्पादक में मुख्यतः हरे पेड़ पौधे आते हैं। द्वितीय पोषण स्तर जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता का होता है। इसमें मुख्यतः हमारे शाकाहारी जीव जंतु आते हैं। तृतीय पोषण स्तर जो होता है वो मांसाहारी का होता है। यह प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। और हमारा चतुर्थ जो पोषण स्तर होता है वो सर्वाहारी होता है। यानी ये मांसाहारी, ये तृतीय वालों से, द्वितीय वालों से और प्रथम वालों से, तीनों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इन्हें हम लोग सर्वाहारी होते हैं। इनका जो मुख्यतः उदाहरण है वो है लोमड़ी और मनुष्य। उसके बाद में है जो इन चारों पोषण स्तर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं यानी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें बोलते हैं अपघटक। अपघटक में मुख्यतः फंगस आता है, बैक्टीरिया आता है, कवक या फिर जीवाणु, ये सब यह अपघटक का उदाहरण है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे 10% का नियम यानी लिंडेमान का नियम। यह नियम लिंडेमान द्वारा दिया गया है। इसमें हमारी ऊर्जा से संबंधित यह नियम है। इस नियम में बताया गया है कि प्रथम पोषण स्तर से द्वितीय पोषण स्तर में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है और 90% ऊर्जा का उपभोग कर लिया जाता है। इसको इस उदाहरण से समझा जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे एक खाद्य श्रृंखला ले रहे हैं। हरा पौधा को शाकाहारी खाता है, शाकाहारी को मांसाहारी खाता है। तो अगर हम मान लें कि जो हमारा हरा पौधा है वो 2000 जूल ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो जो इसका जो अगला स्तर है यानी शाकाहारी का स्तर है, वहाँ पर केवल 200 जूल ऊर्जा ही स्थानांतरित होगी, जो कि मात्र 10% ही है। और इससे जो उच्च स्तर है यानी मांसाहारी स्तर तक मात्र 20 जूल ही ऊर्जा ट्रांसफ़र होगी, जो कि मात्र 10% ही है। इस नियम के अनुसार एक स्तर से दूसरे स्तर में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो मात्र 10% ही होता है और 90% ऊर्जा उपभोग कर ली जाती है। इसे हम लोग 10% का नियम भी कहते हैं और लिंडेमान का नियम भी कहते हैं। उसके बाद में हमारी आती है फूड चेन यानी आहार श्रृंखला यानी खाद्य श्रृंखला। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला, आधार श्रृंखला, आहार श्रृंखला होती है या होती क्या है।
फूड चेन एक इस नियम के अनुसार निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में भोजन या फिर ऊर्जा का स्थानांतरण एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से होता है। इसी मव श्रृंखला को हम लोग आहार श्रृंखला यानी फूड चेन कहते हैं। यानी एक स्तर से दूसरे स्तर में भोजन अथवा ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो एक आहार श्रृंखला, वो एक नियमबद्ध श्रृंखला के अनुसार होता है। उसी श्रृंखला को हम लोग फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। खाद्य श्रृंखला का एक विस्तृत उदाहरण आप देख सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में जो हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं वे उत्पादक का कार्य करते हैं, और यदि उन्हीं पेड़ पौधों को कोई टिड्डा खाता है तो हमारा मुंह टिड्डा हुआ प्राथमिक उपभोक्ता। यदि उसी टिड्डे को कोई मेढक खाता है तो मेढक हुआ हमारा द्वितीयक उपभोक्ता। यदि उसी मेढक को कोई सांप अपना आहार बनाता है तो हमारा सांप हुआ तृतीयक उपभोक्ता। और उसी सांप को यदि कोई बाज खाता है तो हमारा बाज हुआ सर्वोच्च मांसाहारी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में ये सारे जो जीव हैं ये एक श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। ये सभी भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, अतः इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य श्रृंखलाओं के जाल को खाद्य जाल कहते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो हमारा उत्पादक है वो इस खाद्य जाल में समान है। हरे पेड़ पौधे ही हमारा उत्पादक है। अब उस हरे पेड़ पौधे को हमारा जो खरगोश है वो प्राथमिक उपभोक्ता के तौर पे खाता है, जो हमारा चूहा है वो भी प्राथमिक उपभोक्ता के तौर पे खाता है, और हमारा मवटिड्डा जो है वो भी प्राथमिक उपभोक्ता के तौर पे हरे पेड़ पौधों का सेवन कर रहा है। किंतु उस खरगोश को सर्वोच्च मांसाहारी जो हमारा बाज होता है वो खा रहा है, चूहे को बाज खा रहा है, और टिड्डे को भी बाज खा रहा है। टिड्डे को मेढक भी खाता है, और मेढक को अगर कोई सांप खाता है तो उस सांप को बाज खा रहा है। इस तरीके से हम इस खाद्य जाल में देख रहे हैं कि खाद्य श्रृंखलाएं, जो 3 खाद्य श्रृंखलाएं हैं वे आपस में जुड़ी हुई हैं। इस तरीके के जो जाल का निर्माण होता है उस जाल को हम लोग कहते हैं खाद्य जाल।